Hello India, welcomes you in my YouTube channel, The Physics Tutorial. So today we are going to study the numericals which will start from the numerical number 2.11. 11th numerical से हम start करने जा रहे हैं और numerical को आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं. numerical है क्या, मेरे साथ एक बार रीड कर लेते हैं. The length, breadth and thickness of a rectangular sheet. एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस जो है वो दी गई है. ऑफ मेटल आर, ये वैल्यूज दे दी गई हैं. दो वैल्यू इसमें मीटर में हो, तीसरी वैल्यू सेंटीमीटर में है. तो एक काम करेंगे, सारी की सारी जो वैल्यूज हैं उनको मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे. ओके, गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट. इस शीट का हमें एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए. ओके, लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है और इसकी हाइट दे रखी है. लेंथ है 4.234 मीटर, ब्रेड्थ है 1005 मीटर और इसकी थिकनेस है 2.01 सेंटीमीटर. इसको कन्वर्ट कर लो, 0.0201 सेंटीमीटर हो जाता है. 2.01 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. 100 का डिवाइड कर देंगे, 100 का डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाता है मीटर में. ओके, इसके बाद हमें पूछा गया है इसका एरिया. तो जो रेक्टेंगुलर शीट होती है, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर शीट रही होगी. इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया, ये जो सरफेस एरिया होगा, ये 6 सरफेस से मिलके बना होगा. एक ये पीछे वाला सरफेस, एक ये फ्रंट वाला सरफेस, साइड वाला सरफेस, ये चौथा सरफेस, ये ऊपर वाला पांचवा, नीचे वाला छठवां. जैसे एक रूम में हो सकते हैं, जैसे किसी दिए गए रूम के अंदर 6 सरफेस हो सकते हैं, उसी तरीके से इसके अंदर भी 6 सरफेस होंगे. उनका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है. तो इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ. ट्वाइस क्यों? क्योंकि डबल होते हैं. एक इस साइड वाला होगा तो एक इस साइड वाला भी होगा, तो डबल कर दिया. तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल प्लस एच एल, ये एरिया इसका हो जाता है. वैल्यूज पुट कर दो. एल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ 4.234 इंटू ब्रेड्थ कितनी है 1.005 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट. ब्रेड्थ कितनी है 1.005 इंटू हाइट कितनी है, मीटर में ही लिखनी है 0.0201. ओके, प्लस हाइट इंटू लेंथ. हाइट कितनी है 0.0201 इंटू लेंथ. लेंथ है 4.234. तो इसको सॉल्व करने के बाद जो न्यूमेरिक वैल्यू अपने पास आ रही है वो है 8.7209478. और क्योंकि सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो यूनिट किस में आएगी सर जी, मीटर स्क्वायर में आएगी. अब हमें इसमें पता करना होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से वैल्यू कितनी आएगी. ओके, एक काम करो, सबसे पहले इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है सर 1 2 3 4 है. इसमें कितनी है सर 1 2 3 4. ये जीरो काउंट होंगे क्योंकि दो नॉन जीरो क्वांटिटीज के बीच में है. इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं. इसमें ये दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे, ये 3 काउंट होंगे. तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है. तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3. तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से हमें आंसर लाना होगा. ओके, तो पहला तो काउंट होगा ही, ठीक है, दूसरा भी काउंट है, तीसरा भी काउंट है. तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो यहीं तक आपको मिल जाती हैं. लेकिन राउंड ऑफ जब करना होता है तो जितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में आंसर आपको चाहिए, उससे एक ज्यादा क्वांटिटी को एक ज्यादा डिजिट तक कंसीडर करो. कर लिया, और इसको राउंड ऑफ करो, इस वाली डिजिट को राउंड ऑफ करो. क्योंकि यहाँ पे तो ये 0 है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको हटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.72 मीटर स्क्वायर. सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में आपका आंसर आ जाएगा सरफेस एरिया का 8.72 मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे. वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. लेंथ कितनी दे रखी है सर, लेंथ है 4.234. ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 1.005 और हाइट कितनी दे रखी है 0.0201. और इसको कैलकुलेट करने के बाद अपना आंसर आ जाता है ये, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं तो यूनिट आएगी क्या मीटर क्यूब. लेकिन काम यहां तक नहीं बनेगा साहब,
सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में हमें लेके आना है सर जी। सरिता सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में कैसे लेके आएंगे? आदित्य, प्रतीक, बोलो प्रतीक। अरे लगाओ भाई, कैलकुलेट करो सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में इस आंसर को कैसे लेके आएंगे? सर जी जिसकी भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसकी है। सर जी कितनी है? 3 है। तो हमें भी अपने आंसर में 3 ही डिजिट लेके आने होंगे। ठीक है, ये तो काउंट होगा नहीं, ये काउंट होगा नहीं, तो ये काउंट करना पड़ेगा, ये काउंट करना पड़ेगा, ये काउंट करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि राउंड ऑफ भी करना है, क्योंकि 3 डिजिट से ज्यादा है तो राउंड ऑफ तो करना पड़ेगा ना सर जी। हाँ, तो फिर 4 डिजिट को कंसीडर कर लो ताकि चौथी वाली डिजिट को हम राउंड ऑफ कर सकें। सर जी ये तो 5 से कम है। हाँ, तो फिर बाकी सारी डिजिट्स को हटा दो, बस यहां तक छोड़ दो। ये आ जाएगा 0.0855 आपका आंसर आ जाएगा। और वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो तो किस में आएगा? मीटर क्यूब में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। द मास ऑफ ए बॉक्स मेजर्ड बाय ए ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.3 kg। एक बॉक्स है जिसका मास 2.3 kg है। 2 गोल्ड पीसेस ऑफ मास 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम। और गोल्ड के ही 2 मासेस हैं जिनके मास आपको बता दिए गए हैं। आर एडेड टू द बॉक्स। उस बॉक्स के साथ इन दोनों ही मासेस को जोड़ दिया जाता है। ओके, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स? आपको सिंपली बॉक्स का मास और ये दोनों मास आपको जोड़ने हैं, आंसर आपको लेके आना है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। उसके बाद दोनों जो मास हैं, अलग अलग जो मासेस हैं, पीस जो दिए हैं 20.15 और 20.17 ग्राम के, इनका अंतर निकालना है सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। तो बॉक्स का मास कितना है उसको कैपिटल एम ले लेता हूं, वो है 2.3 kg। ओके, और पहले पीस का मास m1 20.15 ग्राम। भैया ग्राम में दिया है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, 002015। तो हमें 3 प्लेस पीछे हटना है, 1 2 3 यहां आ जाएगा। ये हो गया केजी में। दूसरा मास है 20.17 ग्राम। ओके, इसको लिख सकते हैं 0.02017 kg। अभी ठीक है, तीनों केजी में है सर जी, तीनों केजी में है। अच्छा भाई सुन, अब तीनों का सम निकालना है तो टोटल मास हो जाएगा, पहले केस में टोटल मास निकालना है। टोटल मास हो जाएगा ये, ओके, प्लस ये 0.02015 प्लस 0.02017। इन तीनों को जोड़ना है अब हमें। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद अपना आंसर ये आ जाता है। लेकिन क्या ये फाइनल आंसर है? अरिन, सुनील, क्या ये फाइनल आंसर होगा? इतना सोचो। सर जी ये फाइनल आंसर नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई? सर जी फाइनल आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी तक आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर नहीं किया है। तो करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका कैलकुलेट कर लो सर जी 2 होगा, इसका कैलकुलेट कर लो, यहाँ कैलकुलेट कर लो, ये दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे, 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। इन अ सेम वे इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है सर जी? 2 है। तो आंसर भी आपको 2 में ही लाना पड़ेगा। और 2 में आंसर लाने के लिए आपको कितने डिजिट कंसीडर करने पड़ेंगे सर जी? 3 कंसीडर करने पड़ेंगे कम से कम, ताकि हम तीसरे डिजिट को राउंड ऑफ कर सके। तो इसको क्योंकि ये 5 से कम है तो ये तो सिंपली हट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2.3 kg। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हमें दोनों ही जो मास दिए जा रहे हैं उन मासेस का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस इज इक्वल टू होता है बड़ा वाला मास, ओके, माइनस छोटा वाला मास 20.15। ये आ जाता है 0.02 ग्राम। 0.02 ग्राम। तो इसमें राउंड ऑफ करने के लिए कुछ है ही नहीं। देखिए लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर दोनों के हिसाब से 4 आ रहा था, अब इसमें तो जो आंसर आ रहा है वो 4 से कम ही आ रहा है। तो अब आप इसको एज इट इज छोड़ दोगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से आपको इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राउंड ऑफ करने के लिए आपके पास 4 से ज्यादा डिजिट ऑलरेडी है ही नहीं है, तो एज इट इज छोड़ दो। अगर ज्यादा डिजिट होती जैसे यहाँ है तो राउंड ऑफ करते सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से, लेकिन यहाँ नहीं है तो राउंड ऑफ नहीं करना है, एज इट इज छोड़ देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशंस A B C। एक फिजिकल क्वांटिटी है कैपिटल P जो कि 4 चीजों पे डिपेंड करती है, A B C एंड D पे। फॉर्मूला आपको दे रखा है P इज इक्वल टू a³ b² अपॉन में √c और अपॉन में ही D के साथ मल्टीप्लाई है।
द परसेंटेज एरर्स ऑफ मेजरमेंट ए बी सी और डी के अंदर परसेंटेज एरर कितनी है वो आपको दे रखी है 1%, 3%, 4% एंड 2% रेस्पेक्टिवली, सम्मान पूर्वक। फुल स्टॉप। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी कैपिटल पी? ए बी सी और डी में परसेंटेज एरर दे रखी है, तो कैपिटल पी में परसेंटेज एरर क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है पहले पार्ट में। चलो पहले ही पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके, पी दे रखा है हमको ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट सी इंटू डी। ओके, तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं सर जी? डेल्टा पी मतलब एरर इन पी अपॉन में ट्रू वैल्यू ऑफ पी, ये कहलाता है फ्रैक्शनल एरर। फॉर्मूला वापस याद कर ले, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन पी, डेल्टा पी अपॉन पी, डेल्टा पी अपॉन पी। और ये किसके बराबर होता है? जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और फिर फ्रैक्शनल एरर इन ए होगी डेल्टा ए अपॉन ए। ओके, प्लस जो पावर है वो आगे आ जाएगी, फिर प्लस में आ जाएगा फ्रैक्शनल एरर इन बी, तो डेल्टा बी अपॉन बी, जो पावर है वो आगे आ जाती है और मल्टीप्लाई हो जाता है फ्रैक्शनल एरर इन बी, और ये प्लस ये अंडर रूट सी है। अंडर रूट सी का मतलब है, इसको लिख सकते हैं सी की पावर 1/2, और सी की पावर 1/2 ऊपर जाके सी की पावर माइनस 1/2 हो जाता है, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। ओके, और फ्रैक्शनल एरर इन सी डेल्टा सी अपॉन सी। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा एरर हमेशा जुड़ती हैं, मतलब पावर का साइन कुछ भी हो, लेकिन ये यहाँ पे साइन जो आएगा वो प्लस का ही आएगा। वापस से सुन लो, पावर पॉजिटिव हो जैसे यहाँ है तो भी पॉजिटिव ही साइन आते हैं, या फिर पावर नेगेटिव हो जैसे यहाँ हो जाएगी, ऊपर ले जाने के बाद पावर नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन जब आप इसको ऐड करोगे तो इसका साइन पॉजिटिव ही आपको रखना पड़ेगा, प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। सेम वे में देखिए डी को भी ऊपर ले जाएंगे तो डी की पावर -1 आएगा, और डी की पावर -1 के लिए जब फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी। लेकिन इस माइनस को भूल के हमें प्लस करना होगा। अब देखिए परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको हर एक में 100 का मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो परसेंटेज एरर हो जाएगी डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। इस साइड में 100 का मल्टीप्लाई किया है तो बाय इज्जत दूसरी साइड में भी 100 का मल्टीप्लाई कर देना होगा। डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ऐसे ही प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ओके, अब हर एक की परसेंटेज एरर कितनी है वो आपको दी गई है। ओके, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 ये क्या कहलाएगा? परसेंटेज एरर इन ए, और परसेंटेज एरर इन ए दे रखा है 3 का मल्टीप्लाई, और परसेंटेज एरर इन ए क्वेश्चन में दे रखा है 1%। ओके, प्लस 2 का मल्टीप्लाई, और परसेंटेज एरर इन बी क्वेश्चन में दे रखा है आपको 3%, प्लस 1/2। परसेंटेज एरर इन सी आपको दे रखा है क्वेश्चन में 4%, प्लस और परसेंटेज एरर इन डी आपको क्वेश्चन में दे रखा है बाय इज्जत 2%। जोड़ दो भैया, 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है, प्लस 2 2 जा 4 होता है, प्लस 2 और ऐड कर दो, 2 2 4, 4 और 6 10 और 3 13। तो बाय इज्जत 13% एरर आ जाती है पी के अंदर। डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, इसको क्या रीड करेंगे सर? इसको रीड करेंगे परसेंटेज एरर इन पी, और खाली डेल्टा पी अपॉन पी को क्या रीड करेंगे सर? उसको रीड करेंगे फ्रैक्शनल एरर इन पी। तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 को क्या रीड करते हैं? परसेंटेज एरर इन पी, जो आ रही है 13%। फर्स्ट पार्ट तो यही हो जाता है। सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है इफ द वैल्यू ऑफ कैपिटल पी कैलकुलेटेड यूजिंग द अबव रिलेशन। ओके, कैपिटल पी की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा है। ओके, अब अपने पास क्या है? फ्रैक्शनल एरर आ गई है, तो उसके बाद कैपिटल पी की वैल्यू को वो कैलकुलेट कर रहा है, किसी भी तरीके से कैलकुलेट की हो उसने। लेकिन ये जो वैल्यू आ रही है वो बता रहा है हमें, ये वैल्यू आ रही है 3.763, ये वैल्यू आ रही है कैपिटल पी की। ओके, अब पूछ रहा है राउंड ऑफ इस रिजल्ट को करना है। इस रिजल्ट को कैपिटल पी की जो वैल्यू आ रही है इसको राउंड ऑफ करना है। सुनो, पी की वैल्यू हमने इस फॉर्मूला से कैलकुलेट की है, यहां से। ओके, तो इस फॉर्मूला में वैल्यू जो आ रही है कितनी आ रही है? 13%।
फ्रैक्शन की फॉर्म में मैं जब लिखूंगा तो 13% को क्या लिख सकता हूं, 13% को लिखा जा सकता है 0.13। वापस से सुन लो, क्योंकि पी की वैल्यू को इस फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है और एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू आएगी सर जी 0.13। वापस से सुन लो, डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू कितनी आएगी 0.13। तो अब ध्यान दें, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है सर, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो आपके आंसर में जो P आना चाहिए उसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होनी चाहिए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखने के लिए आपको 3 डिजिट तक चलना पड़ेगा, 1 2 3, और इस तीसरे डिजिट को राउंड ऑफ करना होगा क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो इसका आंसर आ जाएगा 3.8 P की वैल्यू, इसके हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमें बता रहा है ए बुक विद मैनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स 4 डिफरेंट फॉर्मूला। एक बुक है जिसके अंदर कोई फॉर्मूला लिखा गया है, जिसके और फॉर्मूला लिखते टाइम काफी सारी मिस्टेक हो गई हैं। फॉर द डिस्प्लेसमेंट, द फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट y ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग ए सर्टेन पीरियडिक मोशन। एक पार्टिकल है जो कि पीरियडिक मोशन कर रहा है किसी भी पॉइंट के अराउंड में, और किसी भी टाइम पे मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इस तरीके से कोई पार्टिकल है, ऐसे करके मोशन कर रहा है, इसको पीरियडिक मोशन कहा जा रहा है। तो किसी भी टाइम पे सेंटर से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उस डिस्प्लेसमेंट के लिए कई सारे फॉर्मूले आपको दिए गए हैं। ओके, 4 फॉर्मूले दिए जा रहे हैं और नीचे बताया जा रहा है यहाँ पे A इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ओके, ए जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, किसी भी साइड में जो मैक्सिमम वो पार्टिकल जा सकता है उसी को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहा जा रहा है। और कैपिटल टी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बोले तो यहां से चलना स्टार्ट किया, इधर गया, इधर आया, इधर गया, इधर गया, एक पूरी जो साइकिल उसकी कंप्लीट हुई है, एक पूरी साइकिल जो उसकी कंप्लीट हुई है, उस साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है, कैपिटल टी से डिनोट किया गया है। रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूला, इन सभी फॉर्मूलास में से आपको गलत फॉर्मूला चूज करना है। तो चलिए इन 4 एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, क्या ये दिए गए चारों फॉर्मूला सही हैं या इनमें से कोई गलत है। पहला फॉर्मूला है y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट साइन ऑफ 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। y बोले तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी कैपिटल L, और a बोले तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी मीटर, मीटर के लिए डायमेंशन कैपिटल L। हालांकि इसकी सही फॉर्मूला तभी होता है जब ये यूनिट लेस हो या फिर कह लो डायमेंशन लेस हो, इसकी डायमेंशन 1 आनी चाहिए। अभी चेक करते हैं सही है या नहीं है सही। ओके, साइन की अपनी कोई डायमेंशन होती नहीं है, 2 पाई की डायमेंशन होती नहीं है, स्मॉल t बोले तो टाइम, टाइम की यूनिट सेकंड, अपॉन में कैपिटल T बोले तो वो भी टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल क्या आ जाता है 1। तो 1 आ गया, वही हमें चाहिए था, यूनिट लेस चाहिए था, यूनिट लेस मतलब 1 आ जाए, डायमेंशन लेस मतलब वो भी 1 आ जाए। तो 1 आ रहा है, इस साइड की कोई यूनिट होगी नहीं, डायमेंशन होगी नहीं, तो L इज इक्वल टू L मतलब ठीक है। सेकंड वाले को चेक करते हैं, y बोले तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, मीटर के लिए डायमेंशनल सिंबल कैपिटल L इज इक्वल टू स्मॉल a, स्मॉल a बोले तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट क्या होती है मीटर, मीटर के लिए डायमेंशनल सिंबल कैपिटल L, अपॉन में टाइम, टाइम के लिए डायमेंशनल सिंबल कैपिटल T। साइन चेक कर लें, हालांकि सही फॉर्मूला तभी होगा जबकि इस इधर की यूनिट 1 आनी चाहिए, डायमेंशन लेस आना चाहिए, मतलब डायमेंशन 1 आनी चाहिए। चेक करते हैं, साइन की अपनी कोई यूनिट होती नहीं है, t बोले तो टाइम, टाइम के लिए सेकंड, अपॉन में a बोले तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, सेकंड की डायमेंशन कैपिटल T और मीटर के लिए डायमेंशनल सिंबल कैपिटल T। तो इधर की डायमेंशन अब 0 नहीं आ रही है, 1 नहीं आ रही है, इधर की डायमेंशन अब 1 नहीं आ रही है, आनी कितनी चाहिए थी 1, नहीं आ रही है 1, मतलब ये फॉर्मूला गलत है। और इधर भी देख लो, इधर भी ऑलरेडी गलत हो गया था, तो डायमेंशन ऑफ L अपॉन डायमेंशन ऑफ T आ रही थी, डायमेंशन ऑफ L के एग्जैक्टली बराबर नहीं आ रहा था यहाँ तक भी, तो ये फॉर्मूला गलत है। तीसरा चेक करते हैं, ओके वो तीसरा था, ये दूसरा है, इस वाले दूसरे को चेक करते हैं। y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए कैपिटल L डिस्कस कर चुके हैं, a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसके लिए भी डायमेंशन कैपिटल L, इसकी 1 आनी चाहिए, देखते हैं 1 आ रही है या नहीं। वेलोसिटी बोले तो मीटर पर सेकंड, स्मॉल v वेलोसिटी है, और टाइम बोले तो सेकंड,
सेकंड से सेकंड कैंसिल। डायमेंशन कितनी आनी चाहिए थी, यूनिट कितनी आनी चाहिए थी 1, लेकिन आ कितनी रही है मीटर, मतलब ये डायमेंशन लेस नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। L is equal to L into some more dimension, L is equal to L into कुछ और डायमेंशन भी आ जाएगी, मतलब ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ओके, फोर्थ वाले को चेक करते हैं। y मैक्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए L, a बोले तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए L, √2 की डायमेंशन होगी नहीं, इसकी पूरे की डायमेंशन 1 आनी चाहिए, चेक करते हैं 1 आ रही है नहीं। साइन की कोई डायमेंशन नहीं होती, 2 पाई कोई डायमेंशन नहीं, टाइम अपॉन टाइम मतलब कैंसिल हो गया, यूनिट जो है 1 आ गई, मतलब डायमेंशन लेस हो गया। और कॉस की कोई डायमेंशन नहीं, 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं, टाइम अपॉन टाइम मतलब वो भी कैंसिल हो गया, उसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, तो इधर सब डायमेंशन लेस आ रहा है, डायमेंशन लेस आ रहा है मतलब 1 आ रहा है। तो L इज इक्वल टू अल्टीमेटली L आ गया, तो मतलब ये फॉर्मूला फोर्थ वाला करेक्ट है। तो सेकंड वाला और थर्ड वाला गलत है, बाकी सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 रीड करते हैं। ए फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास स्मॉल m to the rest mass m naught of a particle in terms of its speed small v and the speed of light small c. This relation first arose as a consequence of special relativity due to Albert Einstein. Full stop. A boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put the constant c. एक बार आप इस क्वेश्चन को वापस से रीड कर लें, मैं आपको समझा दूं क्या है, पॉज करें और रीड करें। ओके, देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब बोलेंगे इन्हें, इन साहब ने एक फॉर्मूला दिया था m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पहले तो मैं आपको सही बता दूं, ये फॉर्मूला करेक्ट ये वाला है, ये फॉर्मूला अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, ये सही फॉर्मूला था। ये क्या है, रेस्ट मास। रेस्ट मास मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रुकी हुई है उस टाइम पे उसका मास m नॉट है अगर, तो उसको चला देने से, आप सोचोगे चला देने से भी क्या फर्क पड़ेगा, मास तो सेम रहेगा, नहीं, चला देने से उसका मास बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ मास स्मॉल m कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल m इज इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन में √1 माइनस जिस स्पीड से आप चला रहे हैं उसका स्क्वायर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की बहुत ही फेमस इक्वेशन है, जिसमें उसने ये बताया था कि चलाने में जो हमने एनर्जी उसको दी है, चलाने में हमने जो उसको एनर्जी दी है, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा मास में ऐड हो जाता है और मास अब बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इसी फॉर्मूला को जब एक स्टूडेंट लिख रहा था तो उसने ऐसे करके लिख दिया। तो अब आपको बताना है सही फॉर्मूला क्या होगा डायमेंशंस के हिसाब से। ओके, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन मतलब मास की यूनिट केजी, केजी के लिए डायमेंशन सिंबल कैपिटल M। तो राइट हैंड साइड की भी डायमेंशन कैपिटल M ही आनी चाहिए। m नॉट बोले तो रेस्ट मास, डायमेंशनल सिंबल वही आएगा कैपिटल M। देखिए कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल M आ गया, मतलब इस टर्म की डायमेंशन 1 होनी चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। डायमेंशन लेस मतलब डायमेंशन 1 होनी चाहिए, जिसकी डायमेंशन 1 आ रही है उसको हम डायमेंशन लेस बोलते हैं, मतलब इसकी यूनिट 1 आनी चाहिए। ओके, तो अपॉन में √1 माइनस, इसकी तो 1 है ही ऑलरेडी, इसको तो सोचने की बात जरूरत ही नहीं है, अपॉन वी स्क्वायर बोले तो वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सर जी ये तो गलत हो जाएगा, आनी कितनी चाहिए, ये क्या आ रहा है 1 माइनस इतनी ही यूनिट आनी चाहिए, इधर क्या आ रही है यूनिट 1, तो इधर भी क्या आनी चाहिए यूनिट 1, तभी जाके यूनिट लेस होगा। अभी यूनिट लेस नहीं है, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर रह जाएगी, इसके यूनिट के हिसाब से डायमेंशन बनाओगे, फिर कैपिटल M जो है कैपिटल M के बराबर नहीं आ पाएगा, कुछ ना कुछ डिवाइड और मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही करने के लिए ऐसी ही एक यूनिट से हमें डिवाइड भी करना होगा। डिवाइड कर देंगे तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 माइनस 1 यूनिट के हिसाब से 1 माइनस 1 मतलब कोई यूनिट नहीं, माइनस कोई यूनिट नहीं मतलब नीचे कोई यूनिट नहीं, मतलब डायमेंशन लेस। और ऐसा कब लिख सकते हैं, ऐसा तब लिख सकते हैं जब हम इसको c स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। c स्क्वायर बोले तो स्पीड ऑफ लाइट बोले तो मीटर पर सेकंड यूनिट होती है, तो मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर अपॉन मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर मतलब यूनिट लेस मतलब डायमेंशन लेस, मतलब इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू इसकी डायमेंशन अपॉन में नो डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 16 रीड करेंगे। द रेडियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉन। ओके, पहले पढ़ लेते हैं फुल स्टॉप। व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, वॉल्यूम निकालना है मीटर क्यूब में, और वो भी 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स का। देखिए एक हाइड्रोजन एटम है, उसकी रेडियस दे रखी है 0.5 एंगस्ट्रॉन।
एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 10 का कर देते हैं मल्टीप्लाई, याद कर लेना 10 की पावर माइनस 10 का कर देते हैं मल्टीप्लाई, रेडियस हो गई। ओके, आगे पूछा गया है वॉल्यूम। तो जो एटम होता है वो बाइजत स्फेरिकल होता है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितनी है 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, रेडियस का होल क्यूब आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक एटम का वॉल्यूम आ गया, एक एटम का, लेकिन तुझे निकालना कितना है, एक मोल का। किसी भी गैस के, किसी भी एटम के, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितने एटम्स होते हैं सर? एक मोल में एटम होते हैं, नंबर ऑफ एटम होते हैं Na के बराबर। Na बोले तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी। मतलब एक मोल में इतने एटम होते हैं, एक एटम का वॉल्यूम इतना, तो इतने एटम का टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। जो भी एक एटम का वॉल्यूम है कितना है, ये है 4/3 3.14 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का होल क्यूब। ये एक एटम का वॉल्यूम है। एक एटम के वॉल्यूम में जितने भी एटम्स हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो। एक मोल में एटम होते हैं इतने। तो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाता है 3.154 इंटू 10 की पावर माइनस 7 क्या मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। क्वेश्चन नंबर 17 रीड करेंगे। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, एक मोल आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर दिया दे रखा है, इतना ही होता है। ये है मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम जो दे रखा है क्वेश्चन में, मोलर वॉल्यूम जो दे रखा है, मोल के हिसाब से वॉल्यूम जो कैलकुलेट किया है 22.4 लीटर आया है, 22.4 लीटर आया है। इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर जो यूनिट बनेगी वॉल्यूम की वो मीटर क्यूब होगी। तो 22.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाता है। लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 10 की पावर माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर देना होता है। लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे पूछा जा रहा है What is the ratio of molar volume to the atomic volume of a mole of hydrogen? ये मोलर वॉल्यूम हो गया। और हम एटॉमिक वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आगे रेडियस दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉन, रेडियस दे रखी है हाइड्रोजन एटम की, रेडियस जो दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉन दे रखी है। एंगस्ट्रॉन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है सर? 10 की पावर माइनस 10 का मल्टीप्लाई करके। ये क्या आ गया, रेडियस, किसमें, मीटर में। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई इंटू रेडियस का होल क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14 और रेडियस मतलब 10 की पावर माइनस 10 का होल क्यूब। ये एक एटम का वॉल्यूम आ गया, एक एटम का वॉल्यूम, 1 एटम वॉल्यूम आ गया सर जी। लेकिन हमें तो एक मोल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, एक मोल में कितने एटम होते हैं? एक एटम का वॉल्यूम इतना, तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं उनका वॉल्यूम होगा, जो भी एक मोल का वॉल्यूम आया है, एक एटम का जो भी वॉल्यूम आया है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। इतने, एक मोल में इतने एटम होते हैं, एक एटम का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ एटम्स। तो इसको सॉल्व करने से वॉल्यूम आ जाएगा एक मोल एटम का, ये कहलाता है एटॉमिक वॉल्यूम। अब हमें इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? रेशियो हो जाएगा मोलर वॉल्यूम, ओके, ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, अपॉन में एटॉमिक वॉल्यूम, और एटॉमिक वॉल्यूम भी हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन में एटॉमिक वॉल्यूम कितना है, ये है 4/3 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 30, इसको सॉल्व ही कर लिया मैंने, इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। और इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू अपने पास आ रही है वो है नियर अबाउट 10 की पावर 4, नियर अबाउट ये जो वैल्यू आ रही है 10 की पावर 4 आ रही है। अब अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है तो आप देख रहे होंगे why is this ratio so large? ये जो रेशियो है इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? मोलर वॉल्यूम अपॉन में एटॉमिक वॉल्यूम का रेशियो इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? देखिए होता क्या है, जो भी सब्सटेंस है, एक एटम ये, एक एटम ये, मान लो ये सब्सटेंस 4 एटम से मिलकर बना है, कितने से? 4 से। एक एटम का वॉल्यूम पता है तो 4 एटम्स का टोटल वॉल्यूम पता कर सकता हूं।
तो मैंने वो एटॉमिक वॉल्यूम पता कर रखा है। एटम्स के हिसाब से सब्सटेंस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना मतलब एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड आउट करना। ओके, मोलर वॉल्यूम मतलब पूरे का वॉल्यूम, ये जो सब्सटेंस है पूरे का वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम के अंदर ये खाली जगह भी शामिल होगी, ऐड की जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जब खाली जगह शामिल की जाएगी तो ये वॉल्यूम ज्यादा होगा, और एटम्स के हिसाब से केवल एटम्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करके जब वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वो थोड़ा कम आएगा, तो ज्यादा अपॉन कम, और इतना रेशियो फिर आ जाता है। किस वजह से? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द सब्सटेंस इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द सब्सटेंस इज एम्प्टी। एक एटम से दूसरा एटम जो है उसके बीच में कुछ गैप रहता है, जगह खाली रहती है, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा रेशियो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 रीड करेंगे। एक्सप्लेन व्हाई ऑन लुकिंग थ्रू द विंडो ऑफ ए फास्ट मूविंग ट्रेन। आप एक फास्ट मूविंग ट्रेन की विंडो के पास बैठे हुए हैं, ट्रेन के अंदर हैं, बाहर नहीं, और द नियर बाय ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोल्स, पास की जो चीजें हैं वो पीछे की साइड में आपको चलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन दूर पे जो चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जो चीजें हैं वो लगभग आपको स्टेशनरी दिखाई देंगी, ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखिए, आपकी आई से मान लो जिस पास वाले पोल को आप देख रहे हो, उस पास वाले पोल को आपकी आई से जो लाइन मिला रही है, लाइन जो मिला रही है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। तो पास वाली चीजों के लिए लाइन ऑफ साइट कम होगी, डिस्टेंस कम होगी, लेकिन दूर वाली चीजों के लिए लाइन ऑफ साइट ज्यादा होगी। तो लाइन ऑफ साइट जब कम होती है, लाइन ऑफ साइट जब कम होती है तो चीजें जितनी वेलोसिटी से आप आगे चल रहे हो उतनी ही वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट पीछे चलते हुए आपको दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इसकी लाइन ऑफ साइट कम है। लेकिन दूर वाली चीजों के लिए, जो कि बहुत ज्यादा दूर कोई हिल है, पहाड़ है, उसको आप देख रहे हो तो वो ऑलमोस्ट स्टेशनरी दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ साइट बहुत ज्यादा है, लाइन ऑफ साइट ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लाइन ऑफ साइट की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उसके कंपेयर में ट्रेन जो 1 सेकंड में आगे बढ़ रही है वो डिस्टेंस कम होगी। लाइन ऑफ साइट मान लो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर, और ट्रेन की स्पीड जो भी है, मान लो 1 सेकंड में ट्रेन 10 मीटर बढ़ रही है, तो 1 सेकंड में 10 मीटर आगे, लेकिन लाइन ऑफ साइट कितनी है? 5000 मीटर। कितनी है? 5000 मीटर। तो इस 10 मीटर के कंपेयर में 5000 मीटर बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट्स आपको वहां पे स्टेशनरी दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? स्टेशनरी दिखाई देंगी। हालांकि उस दूर वाली ऑब्जेक्ट को भी 1 सेकंड में 5 मीटर पीछे जाते हुए दिखाई देना चाहिए था, लेकिन 5000 मीटर के कंपेयर में वो चली गई दूरी बैक साइड में 5 मीटर जो है बहुत छोटी होगी, इसलिए वो ऑब्जेक्ट्स आपको स्टेशनरी दिखाई देती हैं। तो लाइन ऑफ साइट कम, डिस्टेंस कम, तो ऑब्जेक्ट्स जो है मोशन में दिखाई देंगी। लाइन ऑफ साइट ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में दिखाई नहीं देंगी।